बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। एक तरफ सीज़ फायर की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इसराइल और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने में लगे हुए हैं। ईरान ने तल अबीब पर जो आखिरी हमला किया उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। आज प्रोग्राम में इस पर तो बात होगी, साथ ही बात होगी कि तुर्किया में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का जो इजलास हुआ है उसमें क्या फ़ैसले किए गए और तुर्किया के सदर तैयब अर्दगान की तरफ से जो ये कहा गया है कि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, क्या वाकई ही मुसलमान मुल्क मुत्तहिद हो के इसराइल का मुकाबला करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम में ये बात भी की जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये क्यों कहा कि इसराइल को इस वक्त ये कहना कि आप जंग ख़त्म कर दें खासा मुश्किल काम है, और क्या अमेरिका इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बनेगा। और फिर प्रोग्राम के आखिर में बात होगी कि पाकिस्तान में 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोलने का जो फ़ैसला किया गया है, इससे क्या आवाम को वाकई ही अच्छी और सस्ती गाड़ी मिल सके। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि सीज़ फायर की कोशिशों के दौरान भी इसराइल और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे पे हमले जारी हैं और दोनों तरफ से तबाही हो रही है। आप क्या देखते हैं कि जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी या सीज़ फायर हो जाएगा? बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जब भी दो मुल्क जंग में जाते हैं, एक तो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ड्रॉन होते हैं और दूसरा अगर उनको लगे कि ये सीज फायर होने की तरफ जा रही है या पीसफुल होने जा रही है, दोनों अपनी पोजीशन जो है नेगोशिएशन टेबल के लिए बेहतर करना चाहते हैं कि जब भी सीज फायर हो या कोई नेगोशिएशन हो तो एडवांटेजेस पोजीशन हासिल करना चाहते हैं दोनों मुल्क। इजराइल और ईरान ये इसी कोशिश में है। आपने नोट किया होगा जो ग्रेजुअल जो एस्केलेशन हो रही है या जो ईरान की तरफ से भी लेटर ऑफ एस्केलेशन एवरी डे स्टेप अप हो रही है, वही इजराइल कोशिश कर रहा है। दोनों मुल्क इसी कोशिश में है कि जब भी मुज़ाकरात पर आए इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन या कॉस्ट या नाकाबिल बर्दाश्त कीमत दूसरे के जहन में डाल दी जाए और खौफजदा कर दिया जाए मिलिटरीली, चाहे मोटिवेशन के, चाहे इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करके, जिस तरह भी हिट करके उनको इस हद तक डीमोरलाइज कर देंगे या डिसएडवांटेजेस पोजीशन तक ले आया जाए कि जब मुज़ाकरात हों तो उस मुल्क को अपनी शरायत या अपनी टर्म्स पर या अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ज्यादा मोल्ड किया जा सके या ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज कराया जा सके। तो ये वही सिचुएशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरान की तरफ से बड़े जदीद किस्म के मिसाइल दागे जा रही हैं और जो इसराइल का सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम था उसको काफ़ी हद तक नाकाम भी कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मिसाइलों के हामिल जो मुल्क को शिकस्त दी जा सकती है? क्या इसराइल ईरान को शिकस्त दे देगा? इमरान साहब, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि दोनों के जो जंग लड़ने के हालात अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ हैं। यानी एक तरफ इसराइल को बहुत बड़ी एडवांटेज है जब अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि वेपन्स जब यहाँ से फायर किए जाते हैं या जहाज यहाँ से 200 भेजे गए पहले दिन भी, तो पूरा मिडल ईस्ट में जितने मुल्क रास्ते में आते थे उन्होंने फैसिलिटेट किया, उन्होंने इंटरसेप्ट नहीं किया बल्कि एक फेवरेबल सिचुएशन दी उनको ईरान तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब ईरान फायर करता है अपने मिसाइल्स, आपने नोट किया होगा 6वां दिन है, तो उसको सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस कह लें। सबसे पहले पर्शियन गल्फ में अमेरिकन जो फ्लीट हैं, जो वॉरशिप्स हैं, वहां से इंटरसेप्शन होती है उनके मिसाइल को। फिर जब वो इराक और जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हैं तो वो एयर डिफेंस उनका नेटवर्क एक्शन में आ जाता है। फिर आप देखिए रेड सी पर भी अमेरिकन वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, वो हिट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़कर ईरान की एयर स्पेस में एंटर होने से पहले पॉसिबली मेडिटेरियन से भी उनको रेजिस्टेंस या फायर बैक किया जाता है। जब इतने मुश्किलात से गुजर कर एयर डिफेंस के अपने उनके नेटवर्क में दाखिल होता है इसराइल की एयर स्पेस में, तो फिर 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल के अपने हैं, जिसका आपने जिक्र किया है। आयरन डोम तो है ही, यानी उससे पहले एरो 3, एरो 2 और डेविड स्लिंग, ये 3 हैं जो सरफेस टू एयर आने वाले मिसाइल्स को, स्पेस से भी आने वाले को, हाई ऑल्टीट्यूड से, मीडियम ऑल्टीट्यूड से आने वाले मिसाइलों को या वेपन्स को हिट करते हैं। और फिर आखिर में आयरन डोम आता है जिसकी रेंज तकरीबन 4 से 70 किलोमीटर के दरमियान है और वो भी इंटरसेप्ट करता है और बहुत इंटेलिजेंट मिसाइल है, ये भी ज़हन में रखिएगा, और बहुत महंगा है।
रोजाना की बुनियाद पर इमरान साहब, ये अब तो कैलकुलेट किया जा रहा है कि तकरीबन इजराइल को रोजाना की बुनियाद पर $280 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तो ये है। और परसों की सीएनबीसी की एक रिपोर्ट थी जो उसने इजरायली ओहदेदार किसी को कोट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले दिन या पहले चंद दिन इजराइल तकरीबन 90% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाया था, और अब जो लेटली दिनों में 60% कर पा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इतनी मैसिव फर्क भी आया है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 40% मिसाइल्स या वेपन अभी भी पहुंच पाते हैं। और इमरान साहब, एक बहुत बात जरूरी ज़हन में हमें रखनी चाहिए, जो आखिरी बात इस पॉइंट पे मेरी तरफ से ये है कि इजराइल का रकबा जो है वो ईरान से 70 गुना छोटा है। 1:70 की रेशो है। पाकिस्तान से इजराइल 40 गुना छोटा है। और ये अगर साइज का अंदाजा लगाएं, रकबे का आपके व्यूअर्स अंदाजा लगाना चाहें, तो केपी के हमारा जो सूबा है उसका चौथा हिस्सा इजराइल है। यानी इतने छोटे हिस्से पर इजराइल जब अपने 30% या 40% मिसाइल पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाता है, तो इजराइल में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। जिसका मतलब है लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने, इजराइल के लोगों ने इस तरह की जंग कभी देखी नहीं है। बंकर में नहीं रातें गुजारना उनको पता, उनको हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग नहीं पता, ग्रिड स्टेशन के बगैर कैसे गुजारते हैं, बिजली कैसे गुजरती है वो नहीं पता। तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाता है, और वो अगर करने में कामयाब हो जाएगा ईरान, तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि नेगोशिएशन की जो बुनियाद है वो बेहतर ले पाएगा जब भी सीज फायर होता है। जी एयर कमांडर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ईरान के पास हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की एक जो वसी रेंज मौजूद है, और रात में जिस मिसाइल से उन्होंने हमला किया उसने वहाँ पे बड़ी तबाही मचाई है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता है बराह रास्त, तो उससे आप नहीं समझते कि एक नया रास्ता खुल जाएगा, एक नया बाब खुल जाएगा? डेफिनेटली खुल जाएगा इमरान साहब, नो डाउट अबाउट इट। और बड़ा बदकिस्मती होगी पूरी दुनिया के अमन के लिए कि अगर अमेरिका इस पर कूद पड़ता है और अगर इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका को अपनी पिछली जंगों की हिस्ट्री ज़हन में रखनी चाहिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, और पीछे चले जाएं तो अफगानिस्तान के और इराक से पहले वियतनाम में क्या हुआ। 1954 से लेकर 1975 तक 21 साल जंग अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ भी लड़ी थी। 21 साल जारी रही थी, जिसमें 33 लाख वियतनामी मारे गए थे, फौजी और सिविल। और 33 लाख के मुकाबले में ये ज़हन में रखिएगा सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए थे। 58,000 वर्सेस 33 लाख, फिर भी अमेरिका कामयाब नहीं हो सका था। तो कौमों को इस तरह, और इराक देख ले और फिर उसका अफगानिस्तान देख लें, आप कौमों को मिलिटरीली महकूम नहीं कर सकते। तो ये अगर हम सबक या लेसन ड्रॉ कर सकें हिस्ट्री से, तो शायद दुनिया के अमन के लिए बेहतर होगा। लेकिन चिश्ती साहब, यहाँ एक और भी मामला है कि देखिए 40,000 अमरीकी फौजी जो हैं वो मिडल ईस्ट में हैं इस वक्त। 19 उनके अड्डे हैं, फिर बैरी बेरे हैं, ये सब कुछ है। ये मामला ऐसे हैं कि अगर ईरान ने तो कह दिया कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर ईरान तो वहाँ पे ये मिडिल ईस्ट में सबको निशाना बनाएगा और फिर तो बहुत तबाही होगी। तो क्या अमेरिका ये तबाही बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, यही तो मैं कर रहा हूँ कि ये बहुत एक डिफरेंट डायमेंशन हो जाएगी। ये जो ज़ाहिर फ्रंट पे तो मिलिटरीली तो ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता, और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। जैसे मैं तो इजराइल के मुकाबले में भी कह रहा था कि उसको फर्स्ट वर्ल्ड की सारी हिमायत हासिल है, उसका वॉर स्टेमिना बहुत है, उसके लिए ज्यादा प्रोलॉन्ग वॉर करना मसला नहीं है। मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर तो और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी ईरान के लिए, और उसको जाहिर है एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है, बिकॉज इतना मिलिट्री माइट इकट्ठा हो जाएगा। अभी भी ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन इनको टारगेट करने के पास इजराइल के और इजराइल की हिमायत में अमेरिका के पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि देखें हमारे अड्डों पर हमला हुआ है, हम खुद विक्टिम हैं, हमारे खिलाफ अटैक। क्योंकि दुनिया सिर्फ सिलेक्टिव जस्टिस समझती है अपनी हक में, और फिर जहां माइट होता है वहां राइट तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये माइट की वजह से अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा कि नई वजहें, नए रीजंस और नई जस्टिफिकेशन तलाश की जाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि वॉर है या नहीं है। जस्टिफाइड वही है जो ऑब्वियसली जज जूरी एक ही मुल्क या दो मुल्क बन जाएंगे, बट वो खतरनाक सूरत हाल होगी जी। लेकिन सर यहाँ एक इशू ये भी है कि जैसे कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंकशाफ किया है कि इसराइल के पास ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पे तबाह करने की सलाहियत नहीं है। अब ऐसे में अगर अमेरिका खुद उसमें आता है तो क्या आप नहीं समझते कि इससे ना सिर्फ मसले बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही बंकर बस्टर है,
तो ये मामला तो अगर होगा तो फिर मिडल ईस्ट में ईरान ने तो कह दिया कि जो जो मुल्क भी अमेरिका का या इसराइल का साथ देगा हम उस पर भी हमला करेंगे। ये इमरान साहब, ये जो अमेरिका आएगा वो जाहिर है अमेरिका से जहाज पॉसिबली नहीं उड़ेंगे। हाँ जी। यहाँ पे एक बेस है अमेरिका का, उसका नाम है डेगू गार्शिया, और ये है इंडिया के सदर्न टिप से या श्रीलंका के करीब से अगर आप साउथवर्ड समंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर एक बेस है डेगू गार्शिया। एक छोटा सा, इंतहाई छोटा सा एक जजीरा हुआ करता था 200 साल पहले। यहाँ पे मकामी लोग रहते थे। फिर यूके को ख्याल आया कि इस पर कब्जा करना चाहिए, उन्होंने मकामी लोगों को शिफ्ट किया, खुद कब्जा कर लिया। फिर कुछ साल पहले बाद में अमेरिका को ख्याल आया कि ये मुझे लेना चाहिए, तो इस वक्त वहां पे एक अमेरिकन बहुत बड़ा बेस है डेगू गार्शिया में। वो 12,000 फुट का एक रनवे है और छोटी सी जमीन है, यहाँ पे ये मिलिट्री बेस है। और वहीं ये जहाज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, B2 और B52 जहाज, डेजी कटर और बंकर बस्टर, ये वहीं पे मौजूद है। दोनों जहाजों को अगर एम्प्लॉय करते हैं तो ये वहां से पॉसिबली टेक ऑफ, इसलिए मैं कह रहा हूं करेंगे कि बोस्निया में, अफगानिस्तान वॉर में और इराक वॉर के अंदर ये वहीं से टेक ऑफ करते आए। दोनों जहाज बहुत खतरनाक ज़ाहिर है वेपन्स कैरी कर सकते हैं। B52 तकरीबन, हालांकि B52 1960 का बना हुआ जहाज है, और जो अमेरिकन कहते हैं कि शायद हम इसको और 25 साल या 30 साल और चलाएंगे, यानी कि शायद ये वाहिद दुनिया में हिस्ट्री में होगा जो 100 साल तक उड़ने के काबिल होगा, जिसको मॉडर्नाइज किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। ये 70,000 पाउंड का टनेज या वजन उठाकर ले जा सकता है, और B2 जो है वो तकरीबन 40,000 पाउंड वजन उठाता है। तो ये वो जंग का सिनेरियो होगा। आप इमेजिन करें अगर एक मुल्क पर 70,000 पाउंड एक जहाज एक सॉटी के जरिए ले जा सकेगा, और जाहिर है उन टारगेट्स को सॉफ्टन करना पड़ेगा। ये पहले डायरेक्ट नहीं होता कि न्यूक्लियर जो इनकी कुम के पास जो इनका प्लांट है न्यूक्लियर, ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, वो एक टनल नहीं है कि एक बम मारने से वो खत्म हो जाएगा। ये सीरीज करनी पड़ेगी इनको, और जाहिर है जब इतनी मैसिव एक इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की या सुपर पावर की होगी तो मुझे नहीं आइडिया कि रशिया और चाइना इसको साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर कब तक देखेंगे। अच्छा चिश्ती साहब, रशिया ने भी ईरान की हमायत की है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये जंग बढ़ती है, सीज फायर नहीं होता, तो फिर रूस और चीन क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, रूस और चीन को तो अभी भी करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए और उनको शामिल होकर नेगोशिएशन टेबल पर ले जाना चाहिए, बिकॉज खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। और इन्हीं के दौरान मैंने जैसे अर्ज किया कि ये काफी मुश्किलात पेश आएंगी ईरान को, अगर उसको सप्लाई चेन कंटिन्यू ना हो, आर्म्स एंड एमुनिशन ना मिले, तो ये उससे पहले कि और ज्यादा डायमेंशन हो जाए, तो इस टाइम पे तो अभी भी आना चाहिए। और अगर अमेरिका कूद पड़ा तो जैसे मुझे खतरा है, हालांकि मैं चाह नहीं रहा कि ये कोई अमेरिका और इसराइल के लिए कोई यूक्रेन तो नहीं बना रही है रशिया और चाइना, उसका भी खतरा है कि ऐसा मुल्क ना बन जाए जिसमें लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो, जिसके अंदर कोई भी रिजल्ट ना निकले लेकिन ब्लीडिंग हर तरफ से होती रहे। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि चीन की ईरान में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप क्या समझते हैं कि चीन तो एक, अगर देखा जाए तो कारोबारी जहन रखने वाला मुल्क है, एक ऐसी कौम है जो बिज़नेस को बहुत अहमियत देते हैं, तो क्या इस ऐसी सूरत में भी चीन जो है वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा? डिपेंड करता है, देखिए कि कितनी इफेक्ट होती है उसकी ट्रेड या कारोबार उस तरह होता है। दुनिया में लोग आपकी इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ते, दुनिया में लोग अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए मैदान में कूदते हैं। आप सारी दुनिया की जंगें उठाकर देख लें, आपकी हिमायत में कितने लोग, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, कितने मुल्कों को हम रियल दोस्त गिन सकते हैं जो हमारी इंटरेस्ट में हमारे पीछे आके खड़े हुए थे। तो दुनिया तमाशा देखती है। डिपेंड करेगा कि कितनी एक्सेप्टेबल है चाइना को अपनी थ्रेशोल्ड या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो खतरे में पड़ेगी, इस हद तक है कि उसको कूदना पड़े। और फिर कूदने वाली डेफिनेशन भी अपनी अपनी हो सकती है, कहां तक, आया मॉरल सपोर्ट देंगे, आया मिलिट्री हार्डवेयर और ट्रेनिंग या कुछ ऐसी चीज देंगे और खुलकर देंगे या चुप कर देंगे। ये सारा डिपेंडेंट होगा कि ईरान के हक में चाइना की अपनी कितनी सिंपैथी है, किस हद तक वो चाहेंगे और सिंपथाइज करेंगे, वो देखने वालों। अच्छा सर, यहाँ क्योंकि आप खुद भी एक दिफाई तजियाकार भी हैं और ख़ुद एयर कमोडोर के ओहदे पे भी फाइज रहे हैं, आप अपनी ज़रा तजर्बे की रोशनी में हमें यह समझाएं कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के लिए मिसाइल बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के साथ एक लंबी उसकी सरहद है, तो पाकिस्तान के लिए किस नौइयत के मिसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं? इमरान साहब, पाकिस्तान तो पहले ही चैलेंजेस में गिरा हुआ है। आपने नोट किया होगा पिछले ही महीने हमने हिंदुस्तान को इतना बिफ्टिंग जवाब दिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट में। और उसके बाद आप एक और चीज नोट करें कि हम जो अफगानिस्तान की तरफ से हमें जो है कंफर्ट जोन वो नहीं है।
वो भी हमारा बॉर्डर उस तरह कंफर्टेबल नहीं है। ईरान के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई डिस्टेबलाइजेशन हो और उसकी कीमत हमें देनी पड़े, क्योंकि हमने पहले ही इतने हजार जानों का और लाखों ऑब्वियसली लोगों की कुर्बानी दी है जख्मियों की शक्ल में। तो हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, चाहे कहीं अपने लिए लड़ी हो या लोगों और मुल्कों के लिए लड़ी हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अवाम ने बहुत कीमत दी है हर सेंस में। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक और फ्रंट खुल जाए और तीसरा फ्रंट खुल जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और जाहिर है हमने फोकस करनी चाहिए अपने इकोनॉमिक तवज्जो पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर तवज्जो करनी चाहिए, मिलिट्री डेवलपमेंट पर करनी चाहिए। और हम इतने फ्रंट ऑब्वियसली ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारी कोई डिजाइन ऐसा है। अच्छा सर, इतने हसास वक्त में आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे हैं, वहाँ उनकी ट्रंप से भी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी फ़ोन पे रब्ता किया। तो इन सारे मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? ये जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे मुल्क की रेलेवेंस है। हमने अभी जो हिंदुस्तान को जवाब दिया था, देखें, जैसे मैं अर्ज करता रहता हूँ, विक्ट्री हैज वैल्यू। जब आप किसी दूसरे मुल्क को शिकस्त इस तरह की दे और जो आपसे इतना बड़ा हो ऑब्वियसली, तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करती है। हारे हुए शख्स से कोई नेगोशिएशन नहीं करता, आपकी वैल्यू बनती ही तब है आप दुनिया को अपनी रेलेवेंस साबित करें। हिंदुस्तान चाहता था कि हम रेलेवेंट हो जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हो गए। और अब दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर जो है वो भी हमें एंगेज भी करना चाहती है, हमारे साथ बात भी करना चाहती है, और वो कहते हैं कि ईरान को हम सबसे ज्यादा हम जानते हैं। तो ये एक एलिमेंट ऑफ प्राइड पूरे पाकिस्तान के लिए है कि हम बहुत रेलेवेंट हैं। जो हिंदुस्तान चाहता था उसके ऑपोजिट हुआ है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती। नाज़रीन, अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल है, ख़ासतौर पे इसराइल और ईरान की जंग को लेके, इस पर मुस्लिम उम्मा भी काफ़ी परेशान है। और तुर्किया में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में बहुत सी बातें इस पर की गई हैं। क्या ये सिर्फ बातें ही रहेंगी या इस पर अमल भी होगा? इस हवाले से ख़ास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है साबिक सफारतकार जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो तुर्किया में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, यहाँ पे जिन ख्यालात का इजहार किया गया और इसराइल जंग को रोकने और उम्मत मुसलमान को दरपेश मसाइल के हल के लिए जो बातें की गई, क्या आपको वाकई कोई राह नज़र आती है? पहले तो बात ये देख लेते हैं कि ये जो कॉल की इन्होंने सबमिट, वो कॉल की है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की सबमिट की है, जो कि OIC के चार्टर आर्टिकल 10 के तहत बुलाई जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन कहलाता है ये, यानी कि ऐसी हालात हों दुनिया में मुस्लिम उम्मा पर, या जो 57 ममालिक का ये प्लेटफॉर्म है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है। तो उसमें OIC का अपना चार्टर है, और उस चार्टर के आर्टिकल 10 के तहत उन्होंने ये सबमिट बना लिया। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ये, और नियतों पर फिर खामखा के शक होने लगता है मुझ जैसे लोगों का, जिन लोगों ने इजलास बुलाया है, कि क्या इतना बड़ा भौचाल दुनिया में जिस पे ईरान पर हमला हो गया, एक सॉवरन कंट्री है, ये आप हमास पर भी बहुत बहुत गलत हुआ कि हमला हुआ, हिजबुल्लाह पर भी बहुत गलत हुआ और जुल्म हुआ, लेकिन ये एक सॉवरन कंट्री पर अक़वाम मुत्तहिदा की आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल ने चढ़ाई कर दी और 200 जहाज भेज दिए और 70 के करीब उनके एयर डिफेंस की बैटरीज को तबाह कर दिया पहले दिन में ही, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला कर दिया। ये तो किया धजियां उड़ाई इंटरनेशनल कानून की। अब जो OIC का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल कानून के तहत बनाया गया है, जैसा मैंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है, उसमें अपने ही उनके कानून में, OIC के कानून में आर्टिकल 9 के तहत उन्होंने सरबराहों का इजलास क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो इस बात का मलाल है और मुझ जैसे लोगों को इस बात का मलाल है। क्या ये हालात, क्या एक हमारे मुल्क पर, हमारे 57 कंट्रीज का जो प्लेटफॉर्म है, उसके एक मुल्क पर हमला हो जाना, उसके बाद फिर इससे बड़ी और क्या अहमियत हो सकती है? तो फिर लिहाजा ये बात सोचने पर मुझ जैसा शख्स मजबूर हो जाता है, और बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं कि जान के इसको वो फौकियत और वो अहमियत नहीं दी गई इस समिट को, जो कि जिसका कि इस वक्त हालात जिसके कि मुतकाजी थे। और जब ऐसा है तो अब सुन लीजिए कि क्या बातें हुई हैं।
बातें आपने कुछ अच्छा डॉक्टर साहब एक साथ मेरा सवाल भी ले लें ज़िमनी। फिर तुर्किया के जो सदर हैं उन्होंने तो ये कहा है, रजब तैयब अर्दगान ने, कि इस वक्त मुसलमानों को इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तो आप एक तरफ आपने जो नुक्ता खड़ा कर दिया है कि जी उन्होंने सरबराहों का इजलास तो बुलाया नहीं, तो ये कौम फिर मुत्तहिद कैसे होगी? कि आप मुस्लिम उम्मा फिर मुत्तहिद नहीं होगी? एक दीवाने का ख्वाब ही रहेगा ये। जी, अभी तक तो ऐसे ही महसूस होता है। देखें, तैयब अर्दगान साहब एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहा जाए, फेथ पर मबनी और बड़े कन्विक्शन के साथ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, लेकिन फैसला साजी में ओआईसी के और बहुत सारे ममालिक भी हैं ना, जिन्होंने फैसला साजी इसकी करनी होती है कि ये रेक्विजिशन सबसे पहले जब ये किया गया तो उसी वक्त सरबराहान का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास बुलाना चाहिए था। दरअसल हो क्या रहा है इसका मैं वजाहत करता चलूँ। इस बात की क्या बातें हुई इस पर तो आ जाते हैं चंद लम्हों में, लेकिन हो क्या रहा है? हमारे हाकिम और हुक्मरान खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज में है या जो कुछ और कंट्रीज में भी हैं, उनके ये कहने पर आदमी बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे 57 ममालिक के मुल्कों में से जो उनके हाकिम और हुक्मरान हैं, उनकी सोच और उनका ज़ाती इंटरेस्ट उनकी कौमी यानी कि उनके अवाम के इंटरेस्ट से मुताबिकत बहुत कम रखता है। अगर ऐसा होता तो गाजा में 56,000 अफराद को शहीद ना किया जाता। अगर ऐसा होता तो गाजा में जब तकरीबन 90,000 टन के करीब बारूद और बम वगैरह सप्लाई किया गया और इजराइल ने और बिल्कुल उसको मस्मार खंडरात बना दिए हैं, अब लोगों को भूख और प्यास से मार रहा है, और खाना लेने आते हैं तो जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उस पर भी मारता है। दुनिया में ऐसी बर्बरियत कहाँ से पहले नजर आई? अच्छा सर, एक तरफ डॉक्टर साहब, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसराइल के पृष्ठ पे खड़े हैं और ईरान पे हमला करने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पाक भारत जंग में उनका किरदार जो है उसको सराहते हुए उन्होंने नोबल प्राइज जो है वो देने की सिफारिश की जा रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे पहले नोबेल प्राइज की रिकमेंडेशन इस किस्म की नहीं हुई होगी। और मैं वो क्यों कहता हूं कि बहुत ज़्यादा नोबेल प्राइज़ के जो अवामिल मिलते हैं, जो पैरामीटर्स मिलते हैं किसी भी नोबेल प्राइज़ के रिकमेंडेशन के लिए, वो पाकिस्तान ने जो किया है। आपको पता है, देखिए मैं क्रिटिक भी हूँ, हुकूमत के बहुत सारे स्टेप्स का मैं क्रिटिक भी हूँ, बहुत सारे प्रोग्रामों पे मैंने बहुत सारे मामलात में मेरिट पर उनको क्रिटिसिज्म नुक्ताचीनी की है और साथ में सलूशन भी दिया है। ये मामला ऐसा है कि इसमें मेरे पास जो उनके नोबेल प्राइज़ के 7 स्टेप हैं मेरे सामने हैं, जो इससे पहले नोबेल प्राइज़ मिले हैं लोगों को, जिन जिन पैरामीटर्स के तहत मिले हैं, जिन साइटेशंस के तहत मिले हैं, वो मेरे सामने है। अब पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने जो ये किया, सही किया या गलत किया? मैंने कहा बहुत सही, मैं कहूँगा बहुत सही किया। फिर देख लेते हैं कि 2 पहलुओं में देख लेते हैं, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव है ट्रंप का दिल जीतने के लिए? खुद ब खुद दिल जीता जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मजायका नहीं है। एक तो सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क का सबसे बड़ा ताकतवर सदर है, अगर उसको एक नेचुरल तरीके से वो समझता है कि ये वाकई में बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें उसकी ईगो भी सेटिस्फाई होती है, तो डिप्लोमेसी नाम इसी का है कि आप लोगों को प्लीज़ करें और अपना मफाद आप बरकरार रखें और प्रोटेक्ट करें। हमारा मफाद तो अपनी जगह पर है ही है। पहले देख लेते हैं कि क्या ये मेरिट पर हुआ या नहीं हुआ। 7 स्टेप्स इसके हैं। पहली बात ये कि सही कैटेगरी में डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज़रा कम है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अगर वाकई ही ईरान पे अमेरिका भी हमला कर देता है तो क्या आप नहीं समझते कि इससे जो तबाही होगी? अब तो देखिए ना, वो इंटरनेशनल एजेंसी के सरबराह ने भी कह दिया कि अगर एटमी प्रोग्राम पे, एटमी रिएक्टर पे हमला किया गया तो उससे ताबकारी फैलेगी। नहीं, उसने तो कह दिया कि ताबकारी तकरीबन फैलना शुरू हो गई है लिमिटेड तरीके से। यहाँ तक उसने कह दिया है। नजरान में जो हुआ है उसने उसके बारे में, और उसमें कंटेमिनेशन तो पहले ही शुरू हो गई है। तो यस, बिल्कुल ये बात है, ये एहतमाल है। आपका सवाल अहम इसलिए है कि अगर अमेरिका शामिल हो जाए, और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्ट के मुताबिक शायद इजाज़त दे दी है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास इस वक्त, लेकिन वो शामिल हो जाए।
मुझे लगता यूं है ये 2 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, और पाकिस्तान का ये बहुत खूबसूरत मूव जो इस वक्त किया है, पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है। और आपको याद दहानी कराता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम कई जगहों पर ये इशारा दे चुकी है, बजाते खुद डोनाल्ड ट्रंप कई जगह पर इशारा दे चुके हैं कि नोबेल प्राइज के लिए वो हकदार हैं। अगर उन्होंने हमला नहीं किया, खुद शामिल नहीं हुए, इजराइल कर रहा है, और उसमें उम्मीद की एक किरण ये नजर आ रही है जो पिछले चंद दिनों में डेवलपमेंट हुई है, इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग जेनेवा में हुई है यूरोप के और यूके के। तो महसूस होता है कि ईरान राजी हो जाएगा, और ईरान अब कहता है, खुद कहता है ईरान कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमला करने की, इजराइल हमला बंद करे, हम हमला बंद कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद न्यूक्लियर डील की बात है ना। अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर आप बिल्कुल नहीं करेंगे, खत्म करें, पैकअप करें, जैसे लीबिया का सारा साजो सामान बाहर उठा के फेंके किसी और। तो ये ईरान कहता है नहीं, हमारा हक है, इंटरनेशनल कानून है। महसूस ये होता है कि जो जैसी POA के तहत, यानी कि न्यूक्लियर कार्ड के तहत 2015 में जो हुआ था कार्ड मुआहदा, जो 18 में ख़त्म कर दिया ट्रंप ने, महसूस होता है 3.7 की इनरिचमेंट पर ईरान राजी हो जाएगा, क्यों रशिया भी इसमें शामिल है, चाइना भी शामिल है, वो भी ऐसे ही चाहता है। पहले भी P5+7 के तहत जो मुआहदा हुआ था उसमें ये दोनों ममालिक शामिल थे। रशिया ने कह दिया है कि जो इनरिच्ड मटीरियल है मैं अपने मुल्क में लेके जा सकता हूं, और ईरान को जरूरत पड़े, जिस तरह जरूरत पड़ेगी हम देते जाएंगे। इस बात पर शायद ईरान राजी हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट का। अच्छा तो डॉक्टर साहब, महसूस होता है कि हमारी रिकमेंडेशन कारामद आ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि यूक्रेन का मसला तो हल हो जाएगा, हम समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा कि शुमाली कोरिया ने तो इसराइल को कैंसर करार दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के लिए, कैंसर बनने वाले इसराइल का इलाज क्या है? इलाज तो यही है कि मुस्लिम उम्मा उस पर मुत्तहद हो जाए, जैसा कि तैयब उर्दवान कह रहे हैं, और मुत्तहद होके वो अपनी एक बना लें, जिस तरह नेटो है, उसमें इजाज़त है ना यूनाइटेड नेशंस की चैप्टर 8 के तहत अपना एक मल्टीलैटरल डिफेंस पैक्ट कर लें, और इजराइल को कहें कि जी अगर आपने अभी ये किया तो किसी एक मुल्क, 57 मुल्क ममालिक में से किसी एक मुल्क पर हमला हुआ, तो जिस तरह नेटो कहती है कि किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो सारे मुल्कों पे हमला समझा जाएगा, कर लें। लेकिन जब तक अगर उनमें इतनी हिम्मत दमखम नहीं है 57 ममालिक के इस OIC के प्लेटफॉर्म पर, जब तक ये नहीं है तो बर्दाश्त करें, 1 by 1। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान साहब। नाज़रीन, वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक जब वापस आएंगे तो 5 साल पुरानी गाड़ियों की जो हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है, इस पर बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे हारून शरीफ साहब। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बताया कि सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं वो कमर्शियल इंपोर्ट उनकी जो है खोल दी जाएगी। इस फैसले से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा, और क्या आवाम के लिए गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब हारून शरीफ साहब को, जो कि माहिर माशियात हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले यही बता दें कि ये कैसी पॉलिसी है, क्या इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा? जी, ओवरऑल अगर हम इसको समझें, जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर असेंबली के प्लांट हैं, जहां हम बाहर से पुर्जे लाते हैं, इंजन लाते हैं, तो उसको असेंबल करते हैं। कारों की कीमतें पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रुपए की वैल्यू गिरने की वजह से बहुत ऊपर चली गई थी। तो इसको हम जो प्रोटेक्ट करते हैं उसके लिए हमने जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं सेकंड हैंड, उसके ऊपर लिमिट लगाई हुई थी कि आप 3 साल से ज़्यादा पुरानी कार को इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब IMF ने कहा कि ये जो है ओपन ट्रेड के ख़िलाफ़ है, आप इसको ओपन कीजिए और इसको 5 साल पे ले जाइए, उससे कंपटीशन बढ़ेगा, और बाहर से जब गाड़ियां आएंगी रिकंडीशन और सेकंड हैंड, तो कीमतें गिरने की तवक्को भी है। और दूसरा ये है कि ओवरऑल हमें किसी इंडस्ट्री को जो कंपेटिटिव नहीं हो पाती, उसको हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। ये IMF ने गाड़ियों के ऊपर जो किया है उससे कीमतें कम होनी चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा, और जो लोकल इंडस्ट्री है उस पर दबाव बढ़ना चाहिए कि वो पार्ट्स यहाँ बनाएं ताकि कीमतें नीचे जाएं।
और ये जो बाहर से इंपोर्ट होगी उसका बिल जो है वो हुकूमत पे नहीं करेगी, जो इंपोर्टर होगा वो मार्केट से डॉलर खरीद के बिल पे करेगा। तो इसलिए ये अभी टाइम बताएगा, लेकिन ये पहले होता रहा है और लोगों को गाड़ियों की मुनासिब कीमत पे फराहमी जो है कंज्यूमर के लिए मेरे हिसाब से ये एक बेहतर कदम है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पे मुकामी असेंबल्स हैं, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद भी फरमाया कि वो सिर्फ असेंबल करते हैं गाड़ियाँ, उस तरह से तो बनाते ही नहीं। वो देखें, अगर वहाँ से जापान से कोई गाड़ी आती है 660 सीसी वाली भी आती है, तो वो उसकी आप हालत देखें, उसका आप मटेरियल देखें, उसकी आप लग्जरी देखें, वो यहाँ की 1800 सीसी गाड़ियों का मुकाबला करती नज़र आती है। तो इन्होंने भी एक कार्टर बनाया हुआ है जो नहीं चाहते कि आवाम को सस्ते दामों में मियारी गाड़ियाँ मिलें। तो इससे आप समझते हैं कि उन पर दबाव बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए यही तो है, जब कंपटीशन बढ़ेगा लोगों के पास चॉइसेस बढ़ेंगी, लोगों को प्राइस के अंदर डिफरेंशियल नजर आएगा, और सबसे ज्यादा जो सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं आएंगे। तो अब इनके पास दो चॉइसेस रह जाएंगी जो यहाँ लोकल असेंबल कर रहे हैं, या तो अपनी कीमतें गिराएं और क्वालिटी बढ़ाएं। अगर वो compete नहीं कर पाते तो फिर उनको पार्ट्स यहाँ बनवाने पड़ेंगे, वरना तो वो compete नहीं कर पाएंगे। देखिए पाकिस्तान को ये समझना है कि मीडियम टर्म के अंदर अब हम कार की इंडस्ट्री को कितने बरसों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ऑटो इंडस्ट्री में होता तो अभी तक हम कारें एक्सपोर्ट कर रहे होते। एक्सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी प्रोडक्ट कंपैरेटिव नहीं है, सो इसलिए, और लोकल से हम अपने मुंह मांगे दामों पर बेचते हैं। तो इससे मुझे तवक्को तो है कि कंपटीशन बढ़ेगा और कुछ जो असेंबलर्स हैं अपनी क्वालिटी बेहतर करेंगे, कीमतें नीचे आएंगी। ओवरऑल वैसे भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की दुनिया में कीमतें नीचे जा रही हैं, तो ये कंज्यूमर के लिए मेरे हिसाब से अच्छी खबर है। और दूसरा, हुकूमत को भी पॉलिसी देखनी चाहिए कि ये जो हम कहते हैं कि लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें नहीं हैं, ये लोकली असेंबल्ड है सारी चीज़ें। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका एक इंपोर्ट बिल बढ़ता है, सिर्फ ये है कि आप उसको यहाँ पेच कस के जोड़ के मार्केट में बेचना शुरू करें। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी तवज्जो करके जो तनख्वाहदार तबका है उनकी जो 6 से 12 लाख तक सालाना कमाने वाले अफराद की इनकम टैक्स पे शरह जो है 2.5% से कम करके 1% कर दी है। इससे कितने पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा और इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, जो यकीनन जो लोअर इनकम तबका है जिसके ऊपर इस वक्त सफ़ेद पोश है, फिक्स्ड इनकम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके ऊपर तकरीबन ये 1.5% की छूट है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसका जो इनकम लेवल पहले ही इतना कम है कि इस छूट का जो है मॉनेटरी टर्म्स में इम्पैक्ट कोई इतना ज़्यादा हाउस होल्ड के खर्चों पे नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, कार्बन टैक्स लगा दिया है, तो उससे वो तकरीबन बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि उनका खर्चा वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाएगा। देखिए यहाँ अहम बात समझने की है कि जहाँ पर भी टैक्स पॉलिसी कामयाब होती है उसके 3-4 असूल हैं। पहला असूल तो ये है कि टैक्स इक्विटेबल, बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। जब एक तनख्वाहदार आदमी देखता है कि इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा हमारी क्लास टैक्स दे रही है, ना ट्रेडर दे रहा है, ना रियल एस्टेट वाला दे रहा है, ना ज़रूरी इनकम वाला दे रहा है, तो उनके लिए टैक्स उनका तो कट जाता है तनख्वाह से, तो उनका इंसेंटिव कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टैक्स लेते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन रिटर्न स्टेट हमें क्या दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, हेल्थ दे रही है, एजुकेशन दे रही है, या सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर रही है। तो ये जो टैक्स पॉलिसी की डिस्टॉर्शंस हैं, जब तक हम दूर नहीं करते, टैक्स इंसेंटिव की बेस पे जाता है। मेरे हिसाब से ये जो छूट है ये सिंबॉलिक है, इसमें तनख्वाहदार तबके को कोई खातिर खा फ़ायदा होता दिखाई नहीं देता। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सोलर मसनूआत पर पहले 18% टैक्स का ऐलान किया गया, अब बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है कि ये 18% से कम करके 10% कर दिया गया है। एक तरफ हुकूमत अल्टरनेट एनर्जी की बात करती है, दूसरी तरफ सोलर की पॉलिसियों पे तो जो है रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दीलियाँ की जाती हैं, तो ये मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है?
खान साहब, किसी भी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये एक फंडामेंटल रीजन है कि इन्वेस्टर यहां पे लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ले रहा। देखिए ना, आपने पहले पॉलिसी दी कि हम सोलर की इंपोर्ट को फ्री करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। फिर आपने देखा कि आपके पास अपनी बिजली नहीं बिक रही क्योंकि सनतें नहीं चल रही, इकोनॉमी नीचे है, कंजम्पशन कम है, सरप्लस पड़ी हुई है। आपने सोलर को डिस्करेज करना शुरू कर दिया। अगेन इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे समझने की बात यह है कि आप जो टैरिफ्स लगा के, ड्यूटियां लगा के जब चीज़ को रोकते हैं और आपका ख्याल है कि लोकल सनत तरक्की करेगी, जैसे कि ट्रंप साहब भी कह रहे हैं, लोकल सनत वही तरक्की करती है जहां आपके पास वो स्किल्स हो, कंपैरेटिव एडवांटेज हो, रॉ मटेरियल हो। पाकिस्तान अभी सोलर के पैनल्स बनाने की सनत में यहाँ पे चीन से और दूसरे ममालिक से compete नहीं कर पाता। तो बेहतर तो यही है कि हम इसको फ्री रखें, लोग आएँ, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, और हमने ये जो महंगे फ्यूल पे बिजली बनाते हैं उससे ट्रांजिशन करें। लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ये है, जो जैसे आपने शुरू में कहा कि ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत ने पहले खुद चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, अब चीनी जो है उसकी कीमतें आसमान से बातें करना लग गई हैं, तो 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। तो ये क्या है सर? ये खेल जी पुराना है, 20 बरस से चल रहा है। 90% शुगर की मिलें सियासतदानों की हैं। व्हाट दे डू इज, और एक बड़ा ही वीक सिस्टम है, एक जो केन इंस्पेक्टर होता है उसको वो शुगर मिलें खुद डेटा देती हैं। वो आ जाता है गन्ने, जब गन्ना खरीदने का वक्त आता है कि जी हमारे पास स्टॉक बहुत बढ़ गए हैं, हम तब तक गन्ना नहीं खरीदेंगे जब तक आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त ना दें, और एक्सपोर्ट पे सब्सिडी भी दें। जब मैं हुकूमत में था और ईसीसी में बैठता था, हमने वहाँ पर कहा कि फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी, आप मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये भी कारों वाला आर्गूमेंट है, हम चीनी महंगी बनाते हैं और उसको बेच नहीं सकते मुल्क से बाहर। तो इन्होंने क्या किया कि सूबों से जाके सब्सिडी ले ली, पंजाब से और सिंध से, फेडरेशन की बजाय। अभी भी ये वही इन्फ्लुएंस करके पॉलिसी के ऊपर पहले ये एक्सपोर्ट करते हैं, और जो ज़्यादातर अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो वो कागज़ों पे होती है अफगानिस्तान वगैरह को, असल में शायद नहीं हो पाती। वहाँ पैसा कमाते हैं, इसके बाद कंज्यूमर से पैसा कमाते हैं, कहते हैं जी अब लॉस हो गया है, हमारे पास स्टॉक्स नहीं है शुगर का, आप मंगवा दें। फिर मंगवाते हैं, अब देखें 180-190 रुपए किलो पर चली गई है। ये नई चीज़ नहीं है, ये हुकूमत के अंदर क्योंकि अपने लोगों की मिलें हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके ऊपर बहुत रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, सरताज अजीज़ साहब ने की, जब मैं हुकूमत में था हमने की, लेकिन इसके ऊपर फैसला करने की ताकत हमारी सियासी एलीट के अंदर नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सब शुगर मिले, फैसला करने की ताकत हमारी सियासत में नहीं है। ये कहना है जनाब हारून शरीफ साहब का। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आज वक्त ख़त्म हो गया, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।